आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि भारत एक बहुभाषीय देश है। यहाँ पे कई भाषाओं के जानने वाले लोग, बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा के अलग अलग रहन सहन के लोग, जिनकी अपनी अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिनकी अपनी अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। तो इस तरह से एक वैविध्यपूर्ण परिवेश यहाँ पे मिलजुल करके रहता है। कहा भी जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। ऐसा देश जहाँ पे अनेकता में एकता खोजा जाए या अनेकता में एकता स्थापित करना ही भारत भूमि की महान विशेषता रही है, जो दुनिया में एक अनोखी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षण भी आए हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना पड़ा, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति या कुछ विशेष समुदाय या समाज के लोग अपना विकास अपने बंटवारे में देखते हैं, अपने सीमित क्षेत्र संसाधन में देखते हैं। इसी को देख करके भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का डिमांड हुआ। और अगर इसको आप शुरुआती दौर अर्थात आप भारत विभाजन से या फिर उसके आसपास की जो देश काल परिस्थिति थी, उसके आसपास की चीज़ों को अगर आप समझने का प्रयास करिएगा, तो आप देख पाएंगे मित्रों कि अगर हम बात करें आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले की अगर हम बात कर लें, तो भारत में बहुत सारी रियासतें थीं। जैसे जो भारत में आज़ादी के पहले रियासतें थीं, रियासत, इन रियासतों में रियासत आज़ादी के पहले भारत में जो रियासतें थीं, उनकी संख्या कुल थी 562। मतलब आज़ादी के पहले भारत में कुल कितने राज्य थे, या ये कह सकते कि कितनी रियासतें थीं, तो कुल 562 रियासतें थीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस कालखंड में इसमें जो 559 रियासतें थीं, 562 रियासतों में से 559 रियासतें ये स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो जाती हैं, या आज़ादी के बाद ये कहें कि भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए स्वेच्छा से अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती हैं, और ये भारत में इनका विलय कर लिया जाता है। अब इनका जब विलय भारत में कर लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के साथ मिलाने से मना कर दिया। जैसे अगर जो लोग स्वेच्छा से विलय कर रहे हैं, स्वेच्छा से जो देश विलय कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किसी भी देश का विलय रक्षा, विदेशी मामले और संचार 3 मुद्दों पर निर्भर करता है। अगर रक्षा हम ले लें किसी भी देश का, और किसी भी देश का और विदेशी मामला, और तीसरा चीज़ होता है संचार व्यवस्था। माने अगर रक्षा, या इसी को प्रतिरक्षा भी कहते हैं, किसी भी देश पर अगर किसी अन्य देश का अधिकार या विलय स्वीकार किया जाता है, तो उस देश के संबंध में 3 जो मूलभूत उसकी चीज़ें हैं, चाहे वह रक्षा या प्रतिरक्षा का मामला हो, चाहे विदेशी मामले की बात हो, चाहे संचार, ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, जिस पर उस देश का अधिकार हो जाता है। अगर हम बात करें आज़ादी के समय की, तो 562 रियासतों में से 559 रियासतों ने तो भारत में स्वेच्छा से विलय कर लिया था, अर्थात भारत के विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे।
लेकिन इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर 3 ऐसे देश हैं या उस समय की रियासतें थी। 3 रियासतें, एक का नाम है जूनागढ़, दूसरे का नाम हैदराबाद और तीसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 देशों ने यह कहा कि हम भारत के साथ विलय करने के पक्ष में नहीं हैं, या हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के रियासतों के जो राजा थे, इन्होंने भारत के साथ विलय करने पर सहमति नहीं दर्ज करी और ये स्वतंत्र अपने अस्तित्व में बने रहना चाहते थे। जैसा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब भारत आता है तो उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि जो भी राज्य इस भारतीय राज्य संघ से अलग होना चाहेगा उसे अलग होने का अधिकार है, वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। तो 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने स्वेच्छा से भारत में मिलने से मना कर दिया और ये अपने राजशाहियत को, अपनी रियासत को कायम रखना चाहती थी। लेकिन अगर हम देखें तो एक ऐसी घटना हुई कि 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये घटी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बंटवारा हो चुका था और पाकिस्तान भारत की स्वतंत्रता से या अपनी नाकामियों से बहुत ही ज़्यादा खींचा हुआ था और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार करने की भी चेष्टा करता था। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ एक कारण की चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान के द्वारा कुछ कबीलाई जनजातियां थीं, कबीलों में रहने वाली जनजातियां थीं। पाकिस्तान ने उन कबीलाई जनजातियों को, जो कबीले में रहने वाली खाना बदोश जनजातियां थीं, उनसे मिल लिया और उनको प्रोत्साहित किया, पूरा व्यवस्था दिया कि आप जो है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दीजिए, लूटपाट की सारी सामग्री आपकी होगी, बस भूमि हमको दे दीजिएगा, धरती हमारी होगी। तो इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो कबीले वासी थे या भूखे लोग थे, जो कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कब किया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। ऐसी कंडीशन में जो जम्मू कश्मीर के शासक या राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे, राजा थे उस समय हरि सिंह। राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह जो है, जब पाकिस्तान के इस आक्रमण से या पाकिस्तानी कबीले वासियों या जनजातियों के आक्रमण से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो सुरक्षा के निमित्त ये भाग करके दिल्ली आए। और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने मुलाकात की। हालांकि इसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार चक्कर लगाए राजा हरि सिंह के दरबार का, राजा हरि सिंह के राज रियासत का, और हरि सिंह से उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय किया कि आप अपने साम्राज्य का विलय हमारे साम्राज्य में कर लीजिए या भारत संघ में कर लीजिए। लेकिन हरि सिंह अपने बात पर अडिग थे, अपने विचार पर अडिग थे कि हम अपने साम्राज्य का विलय किसी भी राज्य में नहीं करेंगे, ना तो हिंदुस्तान में ना ही पाकिस्तान में, बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान प्रायोजित कबीले का आक्रमण भारत के एक हिस्से अर्थात जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रियासत पर हुआ,
तो राजा हरि सिंह भागे भागे उस समय पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने मुलाकात की। और उस मुलाकात के दौरान भारत के पास जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र के हिसाब से इन्होंने अपनी प्रतिरक्षा और विदेशी मामले और संचार व्यवस्था, ये तीनों जो है ये भारत को सौंप दिया, भारत को सौंप दिया। जैसे ही राजा हरि सिंह ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, जैसे बात आप समझिएगा कि जब पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए कबीले के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह भागे पहुँचे नेहरू के पास। तो नेहरू ने कहा कि भाई हम ऐसे मदद नहीं करेंगे, हम तो आपकी सहायता के लिए कई बार कह चुके आपसे, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपको हमारे साथ कुछ शर्तों के साथ हस्ताक्षर करना होगा। तो पंडित नेहरू ने बड़ी चतुराई से हरि सिंह के सामने अपने विलय पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर इन 3 मामलों को भारत को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा गया था। और इन्होंने कहा था कि यदि आप रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था तीनों हमारे पक्ष में कर दे रहे हैं तो हम आपकी मदद करने की कंडीशन में आएंगे। अब राजा हरि सिंह की अवस्था व्यवस्था दोनों इस समय खराब थी। मरता क्या न करता, राजा हरि सिंह ने आनन फानन में नेहरू के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, और इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हरि सिंह ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया, और अब इनकी सुरक्षा के लिए, अब इनकी व्यवस्था का, इनकी सुरक्षा के लिए भारत से भेजा गया सैनिकों को और जा करके खाली करवाया गया। तो इस तरह से ये भारत का हिस्सा बना। और उसके बाद जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सैनिक कार्यवाही के द्वारा इन दोनों को भारत में शामिल किया गया, और ये जो संघर्ष था, शुरुआती संघर्ष, ये धीरे धीरे समाप्त हुआ। और जैसे ये पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान देंगे कि सशस्त्र कार्यवाही द्वारा, सशस्त्र कार्यवाही द्वारा, ये किसी अलग वीडियो में मैं इनका पूरा इतिहास, पूरा घटनाक्रम, पूरी व्यवस्था आपको एक दिन बताऊंगा किसी एक अलग वीडियो में, जिसमें हम जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर तो अपना एक अलग मुद्दा ही है। जम्मू कश्मीर अब एक अलग टॉपिक ही है। इसको ही अगर लिया जाए, पूरा का पूरा पढ़ा जाए शुरू से आखिरी तक, तो लगभग 2 घंटे का लेक्चर तो इसी पे हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर का एक अलग वीडियो आपको मैं दे दूंगा, और जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत पर अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, कैसे क्या घटनाक्रम था उस पर। लेकिन इतनी बातें आज ही जान लीजिए जिससे आपके परीक्षा में सवाल सही हो जाए। तो जम्मू कश्मीर आपने देखा कि इस तरीके से विलय कर लिया गया, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दोनों को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा, या ये कहें कि सैनिक कार्यवाही करके इन दोनों को भारत में उनका विलय भारत में कर लिया गया। तो यहाँ से एक डिमांड आप देख रहे होंगे कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो एक संघर्ष की शुरुआत आपको यहीं से दिखाई दे रही होगी कि राज्यों या रियासतों का कुछ लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, कुछ लोग भारत संघ में मिलना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के आप यही नहीं, चूँकि हम तो ये आज़ादी के लगभग कुछ साल, 1-2 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1945, 46, 47, 48, 49 की बात कर रहे हैं। इसके बहुत पहले ही रियासतों को लेकर के कई सारे काम हुए हैं और कई सारी समितियों का गठन हुआ है। उसमें 1927 में एक समिति का गठन हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर, 1927 में वो समिति थी बटलर समिति।
बटलर समिति ये रियासतों से संबंधित है या राज्यों के गठन से संबंधित है? 1927 में बटलर कमेटी या बटलर समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच जो संबंध थे उसकी जांच करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1927 में ही इस तरह के आर्थिक सुधार या वित्तीय सुधार को लेकर के राज्य या रियासतें और भारत सरकार के बीच में क्या संबंध, उसको लेकर के एक आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी, बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी, इन दोनों के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1927 में ही। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1927 में ही बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें बहुत सारी रियासतें शामिल होती हैं। कालांतर में जाकर के नेहरू ने 1939 के आसपास एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रियासतों ने हिस्सा लिया था, जिसे भारत प्रजामंडल कहा गया। जो नेहरू के नेतृत्व में रियासतों का एक जमावड़ा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसे कहा गया भारत प्रजामंडल। तो इस तरह से बहुत कई बार इस तरह के रियासतों को लेकर के भारत के इतिहास में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक शुरुआती इतिहास अगर आप देखने का प्रयास करें तो रियासतों को लेकर के जो एक डिस्प्यूट है वो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां आईं, वो कौन से कारण उत्पन्न हुए जिसके फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो उनको एक पहले भाषाई आधार पर, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ा। तो वो कौन सा भाषाई आधार पर गठित किया गया पहला राज्य है, आइए उसको ज़रा सा देखते हैं और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांकने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भी तरह का इशू, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा हो, आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर शेयर करें ताकि उसका समाधान हम दे सकें। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे मेहनत का प्रतिफल हमें दिख सके और ज्ञान का आलोक चौतरफा विचरित कर सके, फैल सके, लोग इससे प्रकाशित हो सके। तो हम बात करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जैसा अभी हमने चर्चा की आपसे कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों के पुनर्गठन करने का डिमांड हुआ, और जब राज्यों के पुनर्गठन का डिमांड बढ़ने लगा तो इस कालखंड में जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब इस तरह के मुद्दे, इस तरह के इश्यूज आने शुरू हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि उस समय एक न्यायमूर्ति हुआ करते थे, न्यायमूर्ति एस के धर। तो एस के धर के नेतृत्व में एक धर आयोग का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्यीय धर आयोग का गठन कर दिया गया जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस के धर कर रहे थे। और एस के धर के आयोग का जो गठन किया गया, एस के धर
जो आयोग था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं धर आयोग। धर आयोग का गठन कर लिया गया। तो इसका गठन कब होता है और इसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, दोनों बातें इंपॉर्टेंट आप समझिएगा कि 27 नवंबर 1947 को इसका गठन किया गया। 27 नवंबर 1947 को इसका गठन किया गया और 10 दिसंबर 1948 को इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 10 दिसंबर 1948 को इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो ध्यान दीजिएगा कि एस.के. धर आयोग का गठन संविधान सभा के द्वारा क्यों किया गया था, बस इसलिए कि क्या भाषा के आधार पर, क्या भाषा को आधार मानकर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस बात में सुझाव देने के लिए, इस बात का सुझाव देने के लिए धर आयोग का गठन किया गया 27 नवंबर 1947 को, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 10 दिसंबर 1948 को। तो 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर आयोग का गठन किया गया, जो 4 सदस्यीय टीम थी। इसने 10 दिसंबर 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने जो सुझाव दिए, इनके सुझाव महत्वपूर्ण है, सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण, ध्यान से आप सुनिएगा। इन्होंने सुझाव क्या दिया कि आप किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इन्होंने सुझाव दिया कि पहला आधार क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा कि हमको प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक सुविधा को आधार मानना चाहिए। एक तो हमें प्रशासनिक सुविधा को आधार मानना चाहिए, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भौगोलिक चीज़ों को देख करके, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्था और तत्पश्चात चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बोला, विकास की संभावनाएं। क्या सुझाव दिया? धर आयोग में एस.के. धर ने क्या सुझाव दिया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे करना चाहिए, किन आधार पर करना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने जो सुझाव दिया, वो सुझाव दिया प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वित्तीय आधार पर और विकास को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी नए राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए। तो आधार क्या माना इन्होंने? 4 आधार बताए, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास। अगर इसको हम आधार मान के काम कर रहे हैं तो ही वास्तविक विकास या जो आज़ादी के वास्तविक मायने हैं उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जब एस.के. धर का रिपोर्ट आया तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर संविधान सभा ने फिर से एक आयोग का गठन किया। उस आयोग में अगर आप बात करें तो इसी के रिपोर्ट के आधार पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नेतृत्व में, इन तीनों को मिला करके एक अलग भाषाई आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं JVP समिति। तो इसे हम क्या बोलेंगे? JVP समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति है ये? JV और P, अर्थात जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया।
जेबीपी समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इसने भी यह कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, उचित नहीं है, बेईमानी है। तो इस तरह से एसके धर आयोग और जेबीपी समिति दोनों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए। इन्होंने दोनों समितियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हम नहीं कर सकते हैं, तमाम तरह की विडंबनाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आगे के इतिहास की हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि ये कार्य चल ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई सारे भाषाई लोगों ने भाषाई समितियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत हो गई और इस आंदोलन में आप देखेंगे कि अंततः भारतीय राजनीतिक दल को झुकना पड़ा, भारत के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और जनमानस की विचारधारा को, जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये तय कर लिया कि हमको भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करना ही होगा। जैसे अगर हम ये बात करें कि मद्रास में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, मद्रास में कौन लोग हैं? तेलुगु भाषी। और तेलुगु भाषी लोगों ने भाषा के आधार पर एक पोट्टी श्री रामुल्लू नेता थे यहाँ के मद्रास के, पोट्टी श्री रामुल्लू, इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया और ये आंदोलन मद्रास में तेलुगु भाषियों का आंदोलन पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में इतना ज़बरदस्त चलाया गया कि अपने नए राज्यों के गठन की डिमांड को लेकर के रामुल्लू ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। आमरण अनशन, और करीब 56 दिन तक ये भूखे प्यासे रहे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और 56 दिन के आंदोलन के बाद 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू साहब की मृत्यु हो गई। जब रामुल्लू की मृत्यु हुई, पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1952 को, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र मद्रास में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन विकसित हुआ, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और अंततः प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा यह उद्घोषणा करना पड़ा 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को कि भारत सरकार मद्रास को भाषा के आधार पर, माने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य गठित करने के लिए सहमत है। या ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया, जो तेलुगु भाषियों का राज्य बना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। मतलब भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से एक शुरुआत हो गई ऐसी परंपरा की जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा है। और इसके बाद समय समय पर बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। चूँकि आप जानते हैं कि शुरुआती तौर में मूल संविधान में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। का श्रेणी के राज्य, खा श्रेणी के राज्य, गा श्रेणी के राज्य और घा श्रेणी के राज्य, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन जब इस तरह से बहुत तेज हो गया, इस तरह से इनका जो डिमांड है, राज्यों का डिमांड है, ये तेज हो गया, तो अब क्या होगा? एक राज्य जब बना तो कई राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए संघर्ष लोग करना शुरू कर देते हैं। जब मांगे तेज होने लगी, आंध्र प्रदेश के गठित होने के बाद जब भाषाई आधार पर राज्यों के और गठन की मांग तेज होने लगी, तो प्रधानमंत्री ने न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में 1953 में एक कमेटी का गठन किया जिसे आप फजल अली आयोग कहते हैं। क्या बोलेंगे? फजल अली आयोग। तो आइए देखते हैं फजल अली आयोग की रिपोर्ट क्या है। यहाँ पे बात मुझे लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे। देखिए, जो हमने कहा कि जब एक राज्य का गठन हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग अब अपने अपने भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन को लेकर के संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो फजल अली 1953 फजल अली आयोग 1953 ये न्यायमूर्ति थे। ये 3 सदस्यीय थी। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। एक इसमें फजल अली साहब थे जो मुख्य थे इसके। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 इनके सदस्य थे, सहयोगी सदस्य थे। तो राज्यों के डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष फजल अली थे, के.एम. पनिक्कर उसके सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। तो ये पूछा जाता है कि फजल अली में कौन अन्य 2 लोग सदस्य थे, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसमें 3 सदस्य थे कुल। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो ये बात कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है कि फजल अली आयोग का गठन किस संबंध में हुआ था? तो भाषा के लिए राज्यों के गठन के संबंध में हुआ था। इसका अध्यक्ष फजल अली थे। तो सदस्य कौन लोग थे? के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जब इस आयोग का गठन किया गया तो इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो 4 राज्य हमने बताए थे, 4 श्रेणी के राज्य जो हमने बताए थे कि का, खा, ग, घ श्रेणी के जो राज्य का बंटवारा हुआ है संविधान में,
संविधान में जो 4 श्रेणी के रूप में राज्यों को बांटा गया था, का श्रेणी के राज्य, खा श्रेणी के राज्य, गा श्रेणी के राज्य, इन जो राज्यों का डिवीजन हुआ था, इस आयोग ने उसे समाप्त करने का प्रस्ताव किया और इसी के बाद इसने कहा कि 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाए। तो यहीं से भारत में जो वर्तमान स्वरूप आप राज्यों का देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, 9 संघ शासित प्रदेश हैं, तो वो इसी रिपोर्ट के आधार पर आधारित है, इसी रिपोर्ट या इसी के सुझाव पर किया गया है। इसमें एक चीज आप गौर करेंगे कि इसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। इसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया तो संविधान में 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में। 1962 में संविधान में 14वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से यह कहा गया कि पांडिचेरी छठे संघ राज्य के रूप में शामिल किया गया। 5 तो थे ही, छठे संघ राज्य के रूप में पांडिचेरी को शामिल किया गया, जो 1954 का मामला है। जो कि देखिए 1954 में हुआ यह था कि फ्रांसीसी उपनिवेश का जो क्षेत्र था, जिसमें पांडिचेरी, माहे और कार्यकाल शामिल था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। जैसा हमने अभी आपको बताया कि 1955 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जो इसमें कार्य किया गया कि 5 संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया जाएगा और 14 राज्यों का गठन किया जाएगा। यहीं से 14 से 28 राज्य बने हैं। समय समय पर विभिन्न राज्यों को काट करके एक नए राज्यों का गठन किया गया है। तो इसी के आधार पर 1954 में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। फ्रांसीसियों का उपनिवेश था कहां पे? फ्रांसीसी उपनिवेश था पांडिचेरी, माहे और कार्यकाल। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था और 1954 में फ्रांसीसियों से इसे प्राप्त किया भारत सरकार ने और 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 किया गया और इन तीनों को मिलाकर के पांडिचेरी नाम का एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। पांडिचेरी था तो 6ठे नंबर का संघ शासित क्षेत्र बना है, संघ शासित क्षेत्र बना है। अब इसमें हम देखें, इसके बाद आप जानते हैं कि ये तो छठे की बात हो गई। आप जानते हैं कि भारत पर आने वाला या आक्रमण करने वाला पहला विदेशी जो अंग्रेजी शासन था वो था पुर्तगाली। भारत पर आक्रमण करने वाले या भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे? तो वो आप इसमें आधुनिक काल में क्या मानते हैं? पुर्तगाली मानते हैं। ये सबसे पहले भारत आते हैं और सबसे बाद भारत से जाते हैं। 1961 की घटना है। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये बात आप ध्यान देंगे, ऑपरेशन विजय। 1961 में ऑपरेशन विजय किया गया और इस ऑपरेशन विजय के माध्यम से जो पुर्तगालियों के अधिकार में क्षेत्र हुआ करता था उस समय, जैसे एक नाम आप सुने होंगे, गोवा, दमन और दीव,
इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगालियों से जब प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि आप ये क्षेत्र छोड़ दीजिए, ये हमारा है, तो ये जाने के लिए तैयार नहीं थे पुर्तगाली। तो ऑपरेशन विजय किया गया और ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ा गया। तो 1961-62 के आसपास ये पुर्तगाली यहाँ से भागते हैं यह स्थान छोड़ करके, और इसे गोवा को भारत में मिला लिया जाता है। इसके बाद 1960 में आप देखें अगर, तो 1960 का एक वाकया मैं आपसे शेयर कर दूं। 1960 के आसपास की स्थिति ये रही कि आप जानते हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया था गुजरात। 1960 में भाषा के आधार पर 1960 में महाराष्ट्र से भाषा के आधार पर गुजरात का क्षेत्र काट करके अलग कर दिया गया और इसे भारत का 15वां राज्य बनाया गया। और 1963 में असम से नागालैंड को काट करके 16वां राज्य बनाया गया। असम से किसे काटा गया? नागालैंड, और 16वां राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया भारत में। असम से ही फिर पुनः एक राज्य अलग हुआ 1969 में। 1969 में असम से ही एक पुनः राज्य अलग हुआ जिसे हम मेघालय कहते हैं। तो मेघालय शुरू में एक उप राज्य था और बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 66 में ही एक वाकया और घटता है। 1966 में जो पंजाब है, आप जानते हैं कि पंजाब पंजाबी भाषियों का क्षेत्र है, लेकिन पंजाब में कुछ हिंदी भाषी लोग भी उस समय एक एरिया था जहां पे हिंदी भाषी लोग थे। तो इन हिंदी भाषियों का क्षेत्र काट करके पंजाब से अलग कर दिया गया और हरियाणा के रूप में एक अलग राज्य का गठन किया गया। तो इस तरह से हरियाणा राज्य का अस्तित्व आया। 1974 में सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में पहले उपराज्य, फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा को एक ही साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर भारत में समय समय पर राज्यों का गठन हुआ। लेकिन इसमें एक चीज हम और देखें जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, जैसे मध्य प्रदेश से काट करके जो छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से काट करके झारखंड बना है। इसकी अगर हम बात करें आपसे कि कैसे उत्तर 3 राज्यों की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक राज्य तो होगा हमारा जिसे आप एमपी कहते हैं अर्थात मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य है इसमें यूपी जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, और तीसरा राज्य होगा इसमें बिहार। 3 राज्यों को काट करके नवंबर में 1, 9 और 15 नवंबर को इन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को उसका एक एरिया काटा गया और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और बिहार को काट करके झारखंड नाम का राज्य अस्तित्व में आया। इसकी डेट आपसे पूछी गई है, तो डेट आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000। क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को काट करके अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से भारत में कुल 28 राज्य थे। एक काम और किया गया 2011 में, 2014 में।
2011 में एक काम किया गया कि आंध्र प्रदेश से, जैसे 2 जून 2014 के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तेलंगाना, तो 2 जून को इसका गठन हुआ है। 2 जून 2014, चूंकि 11 या उसके पहले से संघर्ष इसमें चल रहा था, तो आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया। तो इस तरह से भारत में कुल 29 राज्य हो गए थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत में जो कुल राज्य हैं, कुल राज्यों की संख्या यहाँ पे पुनः 28 हो गई, चूंकि जम्मू कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य भारत का हुआ करता था, उसको काट करके, उसको अलग करके 2 संघ शासित क्षेत्रों में उसको कर दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य था, तो एक राज्य तो इसका जम्मू बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा इसका बना दिया गया लद्दाख। ये दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 29 में से एक राज्य घट गया, जम्मू कश्मीर। 2 नए राज्यों, चूंकि 7 संघ शासित प्रदेश थे, तो 2 और जुड़ गए, उसमें 9 हो गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से वर्तमान में 28 राज्य हैं, और संघ शासित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो 9 है। तो इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आप समझ पाए होंगे। लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय हिंद।